अफगानिस्तान में फिलहाल क्या हो रहा है, इससे हम सब वाकिफ हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट थी और तब वहाँ के लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं भी जानते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से, कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्यों बात कर रही हूँ तालिबान की, अफगानिस्तान की, क्योंकि आज जिस बुक की मैं समरी लेकर आई हूँ उसमें आपको अफगानिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये बुक जिसे लिखा खालिद हुसैनी ने 2007 में, नाम है A Thousand Splendid Suns। बात की गई है रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। कहानी है दो जेनरेशन की औरतें किस तरह एक रिश्ते में बन जाती हैं और कैसे उस रिश्ते को निभाती हैं। कहानी फिक्शनल जरूर है पर रियलिस्टिक प्लॉट पर बेस्ड है। कहानी है उस समय की जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ, जब तालिबान का राज हुआ, कैसे इस सब ने वहाँ के लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। खालिद हुसैनी, जिनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ, उसके बाद वो लोग फ्रांस चले गए थे, वहाँ से वापस आना चाहते थे अफगानिस्तान 1978 में, पर तब सोवियत इन्वेजन की वजह से वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी और वो यूएसए चले गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। खालिद हुसैनी ने इससे पहले नॉवल लिखी थी काइट रनर, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत पसंद किया गया था उस नॉवल को। उसके बाद उन्होंने लिखी ये नॉवल A Thousand Splendid Sun, जो एक्चुअल में एक बहुत इमोशनल नॉवल है। एक तरफ काइट रनर जो कि एक बेटे और पिता की कहानी है, वहीं A Thousand Splendid Sun जो एक माँ बेटे की कहानी है, दो औरतों की कहानी है। कहानी है सैक्रिफाइस की, त्याग की। एक बच्ची जो सैक्रिफाइस कर देती है अपना बचपन, क्योंकि उसकी शादी जल्दी कर दी जाती है। अभी वो खुद बच्ची होती है और वो अपने बच्चे पाल रही है। कहानी एक ऐसी औरत की जो सैक्रिफाइस कर देती है अपनी आजादी, बुर्का पहन लेती है जो उसने कभी नहीं पहना होता, पर वो उसे भी पॉजिटिवली लेती है। उसका कहना है कि बुर्का पहनकर वो बाहर की दुनिया को तो देख सकती है, पर बाहर की दुनिया उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी तकलीफें नहीं देख सकती। कहानी है मरियम और लाइला की। मरियम उस समय सिर्फ 5 साल की थी जब उसने पहली बार सुना शब्द हरामी। वो उस समय इस शब्द का मतलब नहीं जानती थी। उस दिन गुरुवार था। हाँ, गुरुवार को ही तो आता था जालिल खान उससे और उसकी माँ से मिलने उस झोपड़ी में। वो उस दिन बहुत खुश होती थी, बहुत इंतजार करती थी, सबसे अच्छे कपड़े पहनती, तैयार हो जाती। उसे कुछ समझ ना आता, क्या करूं, कैसे प्यार करूं जालिल खान को, कैसे उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। जालिल खान जब जाता था तो वो उदास हो जाती थी। उस दिन उनके आने का समय हो रहा था। माँ ने कहा था ऊपर से वो कांच के कप उतार दो, जो उसकी नानी की सिर्फ एक ही निशानी थी उसके पास। माँ को वो कप बहुत प्यारे थे। कप उतारते हुए मरियम के हाथ से छूट गया था, टूट गया था और माँ ने बहुत गुस्सा किया था। कहा था तुम एक हरामी हो और हरामी ही रहोगी। जब वो बड़ी हुई थी तब उसने जाना था हरामी का मतलब नाजायज, जिसे किसी चीज का हक नहीं, ना घर का, ना परिवार का और ना प्यार का। जालिल खान जो एक बहुत ही अमीर आदमी था, जिसके बहुत बड़े बड़े कालीन के कारखाने थे, बड़े बड़े कारोबार थे, एक अपना खुद का सिनेमा घर था, गाड़ी थी, ड्राइवर था, एक बड़ा सा बंगलो था, 3 शादियां कर चुका था, 9 बच्चे थे उसके। उन्हीं के घर में काम करती थी नाना। जब नाना का पेट बड़ा होने लगा तब उसके साथ जो हुआ सब जान गए थे और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया था। जालिल खान जैसे सबको कह दिया था कि इस लड़की ने मुझे अपने ऊपर जबरदस्ती थोपा है। नाना कुछ नहीं कह पाई थी, बस वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी और जालिल खान के लिए तो ये अच्छा ही था। नाना के पिता को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने उसे बेदखल कर दिया था। वो शहर छोड़कर ही चले गए थे, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गए। नाना हर चीज से दूर जाना चाहती थी और जालिल खान ने दूर एक पहाड़ी के पीछे झरने के पार एक छोटी सी झोपड़ी उसके लिए बनवा दी थी, जहाँ उसे जरूरत का सामान भेज दिया जाता था।
एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें 2 बिस्तर थे, एक टेबल, 2-4 कुर्सियाँ, एक छोटा सा रसोई घर जहाँ वो अपने लिए खाना बनाती थी। उन्होंने नाना को कभी कबूल नहीं किया था। नाना जिसके मन में बहुत ज्यादा जहर था जालिल खान के लिए, पर जब भी वो उनसे मिलने आता वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती, दांत ब्रश करती, बाल धोकर उन्हें अच्छे से कंघी करती और चुपचाप उनके पास बैठ जाती। कुछ ना कहती, गाली गलौज ना देती, बस सुनती रहती कि वो मरियम को क्या कह रहे हैं। वो आते ही दूर से ही अपनी बाहें फैलाते थे और मरियम भाग के उनकी बाहों में उनसे लिपट जाती थी। वो उसे जोर से उछालते थे और अपने हाथों में ले लेते थे। उसकी माँ उसे बाद में कहती थी, किसी दिन ये तुम्हें नीचे गिरा देंगे और तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी। पर मरियम जानती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो उसे बहुत प्यार करते हैं। माँ का तो कहना था कि उन्होंने उसका नाम मरियम इसलिए रखा क्योंकि उसकी नानी का नाम भी मरियम था, पर जालिल खान का कहना था कि उन्होंने उसका नाम मरियम रखा है क्योंकि वो एक फूल की तरह है और वो फूल जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। माँ का कहना था कि जब उसका जन्म हुआ तो वो 2 दिन तक अकेली फर्श पर पड़ी रही थी, दर्द से करहाती रही थी। जालिल खान का कुछ पता नहीं था, उसने उसकी सुध तक नहीं ली थी। उसने खुद ही चाकू से अपने और मरियम के बीच की वो तार काट दी थी। कोई नहीं आया था उसकी मदद करने। उसने अकेले ही मरियम को जन्म दिया था और वो मरियम से कहती थी, तुम भी तो बहुत ढीठ थी, 2 दिन तक तुमने मुझे दर्द में तड़पाया। ये बात मरियम जालिल खान से पूछती तो वो कहते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल में लेकर गया था और वहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ, जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं वहाँ नहीं था, पर जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ा दौड़ा अस्पताल आ गया था और तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, बहुत प्यार किया था। नाना का कहना था कि ये सब कुछ झूठ है। वो मरियम को सिर्फ झूठ बोलता है, धोखा देता है। मरियम के लिए जालिल खान बाहर की एक दुनिया का हिस्सा लेकर आता था। उसे क्या हो रहा है बाहर सब कुछ बताता था। मरियम ने तो वहाँ से बाहर कभी कदम नहीं रखा था। उसके लिए तो वो झोपड़ी, वो पेड़ पौधे, वो नदी, वही उसकी दुनिया थी। जालिल खान उसे बताता था कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। वो उसे बताता था कि उसका जो अपना सिनेमा घर है उसमें बच्चों के लिए पिक्चर चलती है। छोटे छोटे बच्चे पिक्चर देखने आते हैं और वहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं। जालिल खान के जाने के बाद नाना कहती, दूसरे बच्चों के लिए तो आइसक्रीम और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मरियम ये बात सुनकर चुप हो जाती थी। उसे वहाँ पर कुरान पढ़ाने मौला फिजौला आते थे, जिनके वो बहुत करीब थी, जिनके साथ वो सारी बातें कर लेती थी जो वो नाना के सामने कहने की हिम्मत नहीं करती थी। उसने एक दिन उन्हें कहा था, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, बाकी बच्चों के साथ पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत हैरानी से मरियम की तरफ देखा था और फिर पूछा था, क्या मैं तुम्हारी माँ से बात करूं? मरियम ने हाँ कह दिया था। पर जब मौला फिजौला ने नाना से बात की तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो तुम्हें सिर्फ बुरा भला ही सुनना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत बुरी है, मेरे अलावा तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। स्कूल जाओगी, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ोगी, सब लोग तुम्हें हरामी हरामी कहकर बुलाएंगे। क्या सोच रही हो, तुम्हें कोई अपनाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारी। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मरियम ये सुनकर चुप हो जाती। अपनी माँ से कितना बहस कर सकती। उन्होंने मौला फिजौला को भी कह दिया था कि इस तरह की बातें ना सुने और मरियम को इस तरह का बढ़ावा ना दे। उसके बाद मौला इस बात को लेकर कभी मरियम से कुछ ना कहते। कुछ लोग नाना के लिए घर का सामान लेकर आते थे, उसके लिए जरूरत की चीजें लेकर आते थे। मरियम को बहुत अच्छा लगता था जब कोई लोग आते थे जिनसे उसे बात करने को मिलती थी, पर वो सबसे ज्यादा खुश तभी होती थी जब जालिल खान वहाँ आता था। वो आते ही उसे अपनी गोद में बिठा लेता और उसके साथ ढेर सारी बातें करता। बाहर की दुनिया की सारी चीजें वो उसे बताता। उसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के तोहफे लेकर आता। उसके जाने के बाद हमेशा नाना कहती, ये तुम्हें पागल बना रहा है, ये नकली तोहफे तुम्हारे लिए, इसे बोलो ना तुम्हारे लिए सोने के गहने लेकर आए, सोने की चेन लेकर आए, तब जानूंगी। बड़ा बनता है बाप, तुम्हें झूठ बोलता है, धोखा देता है, एक दिन तुम्हारे सामने इसकी असलियत जरूर आ जाएगी। मरियम नाना की किसी बात पर विश्वास न करती। नाना झूठ बोलती है,
जालिल खान उसे बहुत प्यार करता है। मरियम का 15वां जन्मदिन आने वाला था। उस दिन वो जालिल खान और अपनी माँ नाना के साथ बैठी थी। उसने जालिल खान से कहा था, मैं जानती हूँ मुझे अपने 15वें जन्मदिन के लिए क्या तोहफा चाहिए। जालिल खान ने कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ आपके सिनेमा घर में, और मैं चाहती हूँ कि तब मेरे सारे भाई बहन भी मेरे साथ हों। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, सबके साथ बैठना चाहती हूँ, सबके साथ बैठकर खाना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। जालिल खान ने नाना की तरफ देखा। तब नाना ने कहा, ये बहुत मुश्किल है मरियम, ऐसा नहीं हो सकता। जालिल खान ने कहा, अभी तो हॉल में कुछ रिपेयर का काम चल रहा है और अभी पिक्चर नहीं चल पाएगी। ये नहीं हो सकता, फिर कभी देखेंगे मरियम, अभी तुम कुछ और मांग लो। पर मरियम जिद पर अड़ी थी। उसने कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहनों के साथ बैठकर हॉल में पिक्चर देखनी है। जालिल खान जब जा रहा था तब मरियम ने एक बार फिर कहा था, प्लीज मुझे ले जाओ पिक्चर दिखाने। उन्होंने कहा, कल 12 बजे यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। नाना इस बात से बहुत खफा हो गई थी। उसने कहा था, अगर तुम उसके साथ गई ना तो मेरा मरा मुंह ही देखोगी। मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तुम जान लो। और अगर तुम इस जगह को छोड़कर गई तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। मेरे अंदर एक जिन आता है, तुम जानती हो, और उस दिन वो जिन मुझे काबू कर लेगा। उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। जिन के बारे में बार बार नाना उसे कहती थी कि उसके अंदर एक जिन आता है, मतलब उसे कोई दौरे पड़ते थे। और जालिल खान ने उसके लिए दवाई दिलाने की कोशिश भी की थी, पर नाना ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। मरियम अपनी माँ से अब बहुत खफा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि यही है कारण, इसी की वजह से मैं दुनिया नहीं देख पा रही, यही मुझे अपने बाप से दूर कर रही है। यही है एक बहुत बुरी औरत जिसकी वजह से मुझे सब सहना पड़ रहा है। मरियम ने तय कर लिया था कि वो कल अपने पिता के साथ जरूर जाएगी। अगले दिन वो सुबह ही सफेद रंग का कुर्ता, पजामा और हरे रंग का हिजाब पहनकर तैयार हो गई थी। वो जानती थी कि ये हिजाब इस सूट के साथ मैच नहीं कर रहा, पर जो उसका सफेद हिजाब था उसमें छेद हो गए थे, तो चलो ये ही सही। 12 बज गए, 1 बज गया, पर जालिल खान का कोई पता नहीं। मरियम ने सोचा, कारोबारी आदमी है, कुछ काम पड़ गया होगा। वो बैठी हुई थी, लेट भी नहीं रही थी, कहीं उसके कपड़े खराब ना हो जाएं। इंतजार करते करते 3 बज गए, 4 बज गए। उसने देखा कि नाना कुर्सी पर बैठी हुई है और उसे कुछ नहीं कह रही। मरियम भी नाना के साथ एक दूरी बनाए हुए थी। वो उसके आसपास भी नहीं जा रही थी। पास जाऊंगी तो फिर से गालियां देना शुरू कर देगी, बुरा भला कहेगी। इंतजार की अब हद हो चुकी थी। मरियम आखिरकार खड़ी हुई और वो चल दी। उसने अपने पजामे को अपनी घुटने तक मोड़ा और नदी पार कर ली पहली बार। अब वो पहाड़ के उस पार दुनिया देखने के लिए तैयार हो चुकी थी। जब वो पहाड़ के उस पार पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पर कोई भी तो मरियम की तरफ नहीं देख रहा। माँ तो कहती थी, बाहर निकलोगी तो सब तुम्हें हरामी हरामी कहकर बुलाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। मरियम को नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ जालिल खान को ढूंढना है। तब उसने एक घोड़े वाले से पूछा, आप जानते हैं जालिल खान कहाँ रहता है? उसने कहा, हैरत में नहीं आई हो क्या? यहाँ तो हर किसी को पता है कि जालिल खान कहाँ रहते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मरियम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, वैसे भी मेरे पास कोई सवारी नहीं है, रास्ते में ही पड़ेगा जालिल खान का घर, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मरियम उसकी बग्गी में बैठ गई और थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि जालिल खान की कार खड़ी है। तब उसने मरियम से कहा, हमारी किस्मत अच्छी है, जालिल खान घर पर ही है, जाओ बोले ही उसकी कार। मरियम ने पहली बार कार देखी थी। उसने उस कार को छुआ, उसे महसूस किया। अंदर काले रंग की सीटें थी, चमचमाती हुई कार। घर पर जाकर हिम्मत करके उसने घंटी बजाई। तब एक औरत बाहर आई। उसने कहा, मेरा नाम मरियम है, मैं जालिल खान की बेटी हूँ, क्या वो घर पर हैं? उस औरत ने दरवाजा बंद कर दिया।
कुछ देर के बाद जालिल खान का ड्राइवर आया। उसने कहा वो तो कहीं बाहर गए हैं, कल लौटेंगे, तुम अभी घर जाओ, मैं उन्हें कल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। पर मरियम वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, वो बाहर ही बैठ गई। उन लोगों ने बार बार आके कहा कि अभी तुम घर चली जाओ, पर मरियम घर नहीं जाना चाहती थी। एक औरत ने आकर मरियम के सामने खाने की प्लेट रख दी। मरियम ने इनकार किया, मुझे खाना नहीं खाना, पर वो औरत वो प्लेट वहीं रखकर चली गई। पर थोड़ी देर बाद मरियम को भूख लगी, तब उसने खाना खा लिया। पूरी रात वो यूं ही बैठी रही, इंतजार करती रही अपने पिता का। सुबह हुई तो एक बार फिर वो ड्राइवर बाहर आया और उसने मरियम से कहा कि तुम घर चली जाओ। मरियम ने कहा मैं जालिल खान से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तब बहुत मुश्किल से ड्राइवर से हाथ छुड़ाकर वो 1 सेकंड के लिए घर के अंदर भाग गई थी, जहाँ उसने देखा था एक बहुत बड़ा सा बगीचा है जहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हैं। तब सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसने जालिल खान का चेहरा देखा था खिड़की पर। इसका मतलब वो घर पर ही था और उसने पूरी रात मरियम को सड़क पर बैठने दिया। वो बाहर आया तक नहीं उससे बोलने। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। ड्राइवर उसे जबरदस्ती ले गया और कार में बिठा दिया। कहा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। पूरा रास्ता मरियम रोती रही और वो ड्राइवर उसे जब पहाड़ के उस पार, नदी के उस पार लेकर जा रहा था, तब उसने कुछ देखा और मरियम से कहा पलट जाओ, वापस भागो, यहाँ आके मत जाना। पर मरियम ने देख लिया था उसकी माँ नाना जो पेड़ से लटकी हुई थी। उसने पहले ही कहा था अगर तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने अपनी जान दे दी थी। मरियम उस दिन बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी थी। माँ हमेशा कहती थी मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, और आज मरियम ये जान चुकी थी कि कोई नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ माँ थी जो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस एक दिन में मरियम की पूरी दुनिया लुट गई थी। माँ छोड़कर चली गई थी, बाप का विश्वास टूट गया था, अब वो जाएगी कहाँ नहीं जानती थी। जालिल खान उसे अपने घर ले गया था। वो रो रही थी, उसे चुप भी करवाया था, उसे अपनी बाहों में भी लिया था। उसने अपने घर में उसे एक कमरा दे दिया था। वो कमरा जहाँ पर एक अच्छा सा बिस्तर बिछा हुआ था, खिड़की थी, साइड टेबल पर लैंप लगा हुआ था, एक अलमारी थी जिसमें वो सामान रख सकती थी। पर मरियम को अब कोई चीज नहीं अच्छी लग रही। उसे उसकी माँ वापस चाहिए। वही है कारण अपनी माँ की मौत का। मौलाना फजोला उससे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में ही होता है, जो लिखा होता है वही होता है, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। उसकी माँ जिसे बचपन से ही दौरे पड़ते थे, दिमागी परेशानी थी, इस वजह से उसने ऐसा किया। मरियम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पर मरियम ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने आप को ही गुनहगार मान रही थी। वो पूरा दिन उस कमरे में रहती, खाना आता, मन करता खाती, नहीं मन करता ना खाती। एक दिन एक छोटी लड़की भी आई थी जो जालिल खान की छोटी बच्ची थी। उसने मरियम से बात भी की थी, उसे एक कैसियो बजाकर भी दिखाया था। अगले ही दिन मरियम को नीचे बुलाया गया। मरियम ने जाने से इनकार किया। तब कहा गया कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं और मरियम से कोई जरूरी बात करनी है। बड़े से टेबल पर बीच में जालिल खान, उसके एक तरफ एक बेगम और दूसरी तरफ उसकी बाकी की दोनों बेगम बैठी हुई थी। मरियम को सामने बिठा दिया गया था और उसे बताया गया कि उसके लिए उन लोगों ने एक लड़का ढूंढ लिया है। मरियम 15 साल की हो चुकी है और अब उसका निकाह हो जाना चाहिए। मरियम सोच रही थी जालिल खान की उससे भी बड़ी 2 बेटियां हैं, उनके निकाह के बारे में ये लोग क्यों नहीं सोचते, उन्हें क्यों पढ़ने के लिए कॉलेजों में भेजा जा रहा है। जालिल खान नजरें नीचे झुकाकर बैठा था, कुछ नहीं कह रहा था। मरियम को जालिल खान की बेगम ने बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, नाम राशिद है, काबुल में रहता है, जूते बनाने का काम है। ये मत सोचना कि मोची है, मोची नहीं है, इसका बहुत अच्छा काम है, दुकान है, बड़े बड़े लोगों के लिए जूते बनाता है, 2 मंजिला मकान है, अच्छा कमाता है, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगा। इससे अच्छी किस्मत क्या हो सकती है तुम्हारी। उसकी बेगम का देहांत हो चुका है। उसका एक बेटा था जो पानी में डूब कर मर गया। वो बिल्कुल अकेला है और उसे किसी के साथ की जरूरत है।
उसकी उम्र मरियम से 30 साल बड़ी थी। वो 45 साल का था, पर ऐसे दिखाया जा रहा था कि मरियम के लिए इससे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। मरियम ने जालिल की आंखों में देखकर कहा, क्या ये सब कुछ सच है? ये जो कह रहे हैं, क्या ये सब कुछ आप भी चाहते हैं? जालिल, जो उसे नजरें नहीं मिला रहा था, नजरें नीचे झुकाकर बैठा था। तब मरियम ने दोबारा कहा, आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, ये सब कुछ झूठ है ना? कि ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सब लोग जालिल खान को ही देख रहे थे, क्योंकि अब जो वो बोलेंगे वही होगा। तब उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तब डिसाइड हो गया था कि मरियम का निकाह राशिद के साथ करवा दिया जाएगा। कहा गया कि कल ही राशिद यहाँ आ रहा है, कल ही निकाह है और शाम की बस से इन लोगों को काबुल जाना है। मरियम को सुबह तैयार कर दिया गया निकाह के लिए। जब काजी आए, उन्होंने राशिद से पूछा कि क्या उन्हें निकाह कबूल है, तो उन्होंने कबूल है कह दिया। उसके बाद ही सवाल मरियम से पूछा गया तो वो कुछ ना बोली। जालिल खान की बेगम ने कहा, इसे निकाह कबूल है। तब काजी ने कहा, ये बात मरियम को खुद कहनी होगी। उन्होंने 3 बार मरियम से पूछा, वो चुप रही। तब जालिल खान ने मरियम से कहा, मरियम कबूल है। मरियम ने तुरंत कह दिया। रस्मों के मुताबिक मरियम को शीशा दिखाया गया, जिसमें उसने देखा अपना चेहरा। उसका चेहरा जो काफी लंबा है। हमेशा उसकी माँ नाना कहती थी कि तुम खूबसूरत नहीं हो। मरियम आज देख पा रही थी कि उसके गाल सूखे हुए हैं, उसका चेहरा तिकोना है, वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं। तभी उसी शीशे में उसे राशिद का चेहरा दिखाया गया। राशिद, जिसकी बहुत चौड़ी छाती, चौड़ा सा मुंह, लाल लाल आंखें, मोटी नाक, पीले दांत, जिसे देखकर वो घबरा गई थी। ये होगा मेरा शौहर। मरियम शाम की ही बस से काबुल जाने वाली थी और जालिल खान उसे छोड़ने आया था। उसने उससे कहा था, मैं हर गुरुवार को तुम्हारा इंतजार करती थी, तुम पर बहुत विश्वास करती थी, पर मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे शर्मिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक बोझ थी। राशिद बस में चढ़ चुका था। जालिल खान ने कहा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, काबिल आऊंगा मैं। नहीं, तुम मुझसे मिलने मत आना। मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अभी मुझे अलविदा कह दो और आज के बाद मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुमसे मिलना नहीं चाहती। जालिल खान, जो बहुत जख्मी महसूस कर रहा था, उसने कहा, ऐसा मत कहो। तुमने मुझे मौला फजूला तक से मिलने का समय नहीं दिया। मैं आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये कहकर मरियम मुड़ गई थी और बस में चढ़ गई थी। राशिद के साथ जाकर बैठ गई थी। उसे महसूस हुआ था जालिल खान का उसकी तरफ देखना, उसकी नजरें उसकी तरफ, पर मरियम ने मुड़कर नहीं देखा। 650 किलोमीटर हेरत, जो कि अफगानिस्तान के वेस्ट में है, वहां से वो काबुल पहुंच गई थी, जो बिल्कुल ईस्ट में था। बहुत सारे शहर, बहुत सारे गांव पार करके वो एक नई दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां उसका एक नया जन्म हुआ था। जैसा उसे बताया गया था, राशिद का एक 2 मंजिला मकान था। जालिल के घर के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं था, पर उसकी झोपड़पट्टी के हिसाब से वो एक महल की तरह था। नीचे एक हॉल था, एक रसोई थी, ऊपर 2 कमरे थे। एक बहुत बड़ा, जो राशिद का कमरा था, और एक कमरा छोटा था। राशिद ने उसे कह दिया था, मैं अपने कमरे में किसी को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारा कमरा वो रहेगा। ये सुनकर मरियम को काफी तसल्ली हुई थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी माँ ने बताया था कि एक शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है। उसे उस सबसे बहुत डर लग रहा था। शुरू के 1 हफ्ता तो वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रही, कुछ नहीं करती थी। जब राशिद काम पर चला जाता, तब नीचे जाती, जो खाना बचा होता वो खा लेती और फिर अपने कमरे में ही आकर लेट जाती। राशिद एक दिन उसके लिए बुर्का लेकर आया था। उसने कहा था कि मुझे वो औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरे मर्दों से बात करती हैं, दूसरे मर्दों के सामने बिना बुर्के के घूमती हैं। राशिद ने उसे उन औरतों के बारे में भी बताया था जो उसकी दुकान पर आती हैं, उसके सामने अपना पैर रख देती हैं जूते का नाप देने के लिए। उनके साथ उनके शौहर भी होते हैं जो कुछ नहीं कहते, पर राशिद को ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद। दूसरे मर्दों के सामने क्यों पैर रख देना? ये बुर्का पहन लो और मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा।
मरियम ने कभी बुर्का नहीं पहना था। शुरू में तो उसे बहुत अजीब लगा, पर वो राशिद के साथ उसके पीछे पीछे काबुल की उन गलियों में घूम रही थी। नई नई चीजें वो उसे दिखा रहा था, उसे सब कुछ बता रहा था, सामने किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, किस चीज को क्या कहते हैं। उसने उस दिन उसे एक सिल्की रेड कलर की शॉल गिफ्ट की थी। जालिल ने उसे बहुत सारे तोहफे दिए थे, पर वो सब तो झूठे थे। ये था सच्चा तोहफा जो मरियम को पहली बार मिला था। उसके बाद ये लोग बाहर खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद घर आ गए थे और राशिद उस दिन पहली बार मरियम के कमरे में आया था। उसने मरियम को छुआ था और मरियम से कहा था, इस सब में कोई शर्म की बात नहीं, हर पति पत्नी यही करते हैं। बहुत समय हो चुका है और अब इस घर में मेहमान बनकर रहना बंद कर दो। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद वो उसी तरह से मरियम को उस कमरे में छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो गया था। अगले दिन मरियम सुबह जल्दी उठी थी और उसने राशिद के लिए खाना भी बनाया था। उसने हर चीज की बहुत तारीफ की थी। राशिद ने कहा था, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। मरियम ने पूरा घर साफ किया, जाले उतारे, पूरे घर में पोछा लगाया, फिर राशिद के लिए खाना बनाया, जिसे आकर राशिद ने बहुत मजे से खाया भी। मरियम की जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ चुका था। उसकी जिंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी। राशिद उसे किसी पराये मर्द के सामने ना जाने देता, किसी से बात ना करने देता, घर के बाहर बिना बुर्के के ना जाने देता, अड़ोस पड़ोस की किसी औरत से ना बोलने देता। कहता कि वो सब बहुत बेहया हैं, अपने मर्दों की बात नहीं मानती, बिना बुर्के के सड़कों पर घूमती हैं। उसे बिल्कुल मना किया गया था किसी से बात नहीं करनी। वो ऊपर खड़ी होकर उन औरतों को देखती रहती थी, सुनती रहती थी उनकी बातें। आते जाते कुछ औरतें उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा भी देती थी। मरियम को लगता, राशिद जो उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा कर रखता है, तो वो उसकी बहुत केयर कर रहा है, उसे बहुत प्यार कर रहा है। ये सोचकर वो खुश हो जाती। उसे अपना खुद का घर मिल गया था। इसी के साथ साथ उसकी जिंदगी में एक और खुशी आ गई थी। वो माँ बनने वाली थी और राशिद की खुशी का ठिकाना न था। वो उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। उसने कहा था, बेटा ही होगा। मरियम ने पूछा, अगर बेटी हुई तो? राशिद ने कहा, नहीं, मुझे पता है बेटा ही होगा। मरियम ये सोचकर घबराती थी, अगर बेटी हुई तो क्या होगा? क्या राशिद उसे प्यार नहीं करेगा? राशिद ने कहा था, नहीं, बेटी भी होगी तो वो उसे अपनाएगा, पर वो जानता है कि बेटा ही होगा। उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए एक झूला भी बनाया था। मरियम को दिखाया नहीं था। कहा था, जब बच्चा आ जाएगा तभी तुम देखना। उसने अपने दोस्तों को घर पर बुलाया था और उन्हें पार्टी भी दी थी। वो अपनी इस खुशी में सबको शामिल करना चाहता था। जब उसके दोस्त घर पर आते थे, उससे पहले ही मरियम सारा खाना बना देती थी और उसके बाद उसे कहा जाता था, ऊपर कमरे में चली जाओ, कमरे से बाहर नहीं निकलना जब तक ये सारे लोग घर से बाहर ना चले जाएं। मरियम को इस सब से कोई तकलीफ नहीं थी। उसने अपनी इस नई जिंदगी को अपना लिया था। 1974 की बात है। रमजान आ गया था और राशिद ने ज्यादा रोजे नहीं रखे थे। कुछ खास दिनों पर ही वो रोजा रखता था, पर उन दिनों वो बहुत चिड़चिड़ा रहता और रोजे खत्म हुए, ईद आई तो ये लोग एक बार फिर काबुल की सड़कों पर निकले, कुछ लोगों से मिले, तोहफे दिए और इन्हें तोहफे मिले भी। मरियम एक दिन सफाई करते हुए राशिद के कमरे में चली गई। उसने एक दराज खोला तो देखा उसमें उन औरतों की तस्वीरें थी जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। उनके बदन के वो सारे अंग दिखाए गए थे। मरियम सोचने लगी, ये कैसा आदमी है जिसे एक तरफ तो बिना बुर्के के औरत का घूमना पसंद नहीं, दूसरी तरफ वो इस तरह की औरतें देखता है। दूसरा दराज खोला तो उसमें एक पिस्तौल थी। शायद ये उसने मरियम और अपनी सेफ्टी के लिए रखी होगी। तीसरा दराज खोला तो उसमें राशिद की पत्नी और उसके बच्चे की तस्वीर थी। वो सोचने लगी, ये आदमी कितना अकेला होगा ना। उसकी बेगम चली गई, उसका एक छोटा सा बेटा चला गया, उसकी जिंदगी में कितने दुख होंगे। जब वो बिल्कुल अकेला होगा तो शायद इन सारी तस्वीरों से उसे सुकून मिलता हो। मैं भी कितना बुरा सोच रही हूँ उसके बारे में। मरियम के मन में राशिद के लिए अब प्यार जगने लगा था। ईद के कुछ दिनों के बाद राशिद मरियम को घुमाने ले गया था। वहीं पर मरियम के साथ हुआ था वो बुरा हादसा।
उसने अपना बच्चा खो दिया था। मरियम इस सबके लिए अपने आप को जिम्मेवार ठहरा रही थी। वो लड़की जो अपनी माँ की मौत की जिम्मेवार है, क्या उसे माँ बनने का हक है? अल्लाह ने उससे ये हक छीन लिया था। मरियम तो बहुत दुखी हुई ही थी, पर राशिद का भी दिल टूट गया था। उसने बहुत उम्मीदें बांधी थी इस बच्चे के साथ। वो बच्चे के लिए एक फर वाला कोट भी लाया था। मरियम कई बार तो राशिद को ही जिम्मेवार ठहरा थी। बच्चा होने से पहले ही उसने जश्न मना लिया। क्या पहले ऐसा करना चाहिए? कभी वो अपने आप को जिम्मेवार ठहराती कि उसने ठीक से खाना नहीं खाया, उसे इस तरह नहीं सोना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। कभी वो अल्लाह को जिम्मेवार ठहराती, अल्लाह ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसकी ये खुशी उससे क्यों छीन ली। फिर उसे मौला फिजौला के वो शब्द याद आते कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह शायद तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। वो बैठ जाती और अल्लाह से माफी मांगती। मरियम ने एक दिन राशिद से कहा था, हमें अपने बच्चे को इस तरह से भूल नहीं जाना चाहिए, उसे रस्मों के साथ दफनाना चाहिए। तब राशिद ने कहा, मैं पहले ही एक बेटा दफना चुका हूँ, एक और बेटा दफनाने की हिम्मत मुझ में नहीं, तुम्हें जो करना है करो। मरियम ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, उसमें वो कोट रख दिया था जो राशिद बच्चे के लिए लाया था, और अल्लाह के सामने माफी मांगी थी। उन्हें कहा था कि उसे उसके गुनाहों के लिए माफ कर दिया जाए और उसे माँ बनने का सुख दिया जाए। 4 साल बीत गए। 1978 6 बार उम्मीदें जगी, पर हर बार उम्मीदें टूट गईं और राशिद का व्यवहार मरियम की तरफ दिन ब दिन खराब होता गया। इन्हीं दिनों अफगानिस्तान में अफगान सोवियत वॉर हो रही थी और यहाँ पर काफी दंगे फसाद चल रहे थे, काफी डिस्टरबेंस हो गई थी और सब लोग रेडियो पर सब कुछ सुनते ही रहते थे। जब मरियम राशिद से कोई सवाल पूछती कि क्या हुआ है, तो राशिद किसी सवाल का जवाब देता और कभी उसे बहुत बुरी तरह डांट देता। उसके लिए अब जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई थी, जैसे वो घर में एक नौकर की तरह रह रही है। उसे डर डर के हर काम करना होता था। अब राशिद को उसका खाना पसंद नहीं आता था, उसके हर काम में वो कमी निकालने लगा था। उसे चावल कच्चे लगते थे, रोटी कभी ज्यादा पकी, कभी जली हुई, सब्जी कभी नमक नहीं और कभी बहुत मिर्ची। वो कितना भी कोशिश करती पर उसे खुश ना कर पाती। वो हर समय उसकी गलतियां ही निकालता रहता था। उसे बहुत डर लगने लगा था। राशिद की आंखों में वो देख सकती थी कि वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है। राशिद से वो कई बार पूछते कि क्या हो रहा है। राशिद कहता, कम्युनिस्ट आ गए हैं। वो कहती, कम्युनिस्ट क्या होते हैं? वो बहुत गुस्से से उसे कहता कि तुम्हारा दिमाग एक बच्चे की तरह है, बिल्कुल खाली, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं क्या क्या तुम्हें बताऊं? कम्युनिस्ट वो होते हैं जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं। उसने पूछा, वो कौन है? राशिद अब बहुत चिढ़ गया था और उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। 27 अप्रैल को उसके सवालों का जवाब मिला था, जब बाहर बहुत ज्यादा शोर हो गया था। राशिद जो कि खिड़की के साथ खड़ा था, वो उसके साथ जाकर खड़ी हो गई थी और बाहर मिलिट्री के प्लेन्स इधर से उधर घूम रहे थे। उसने तब राशिद से पूछा था, क्या हो रहा है ये सब? राशिद ने कहा था, मैं कुछ नहीं जानता। उसने कहा था, हमें क्या करना होगा? राशिद ने कहा, इंतजार। वो रसोई घर में जाकर राशिद के लिए खाना बना रही थी। उसने पालक की सब्जी और चावल बनाए थे। जब वो प्लेट लेकर आई तब रेडियो पर नेशनल एंथम चल रहा था। राशिद ने उसे कहा था, प्लेट नीचे रख दो और चुप हो जाओ। उसके बाद एक आदमी की आवाज रेडियो पर आई थी। वो आवाज थी एयरफोर्स कर्नल अब्दुल कादिर की, जिन्होंने कहा था कि अब अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। अब कहीं भी किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। अफगानिस्तान के लोगों को आजादी मिल रही है, एक नए अफगानिस्तान का जन्म होगा। इस्लामिक और डेमोक्रेटिक दोनों तरह की ताकतों को इज्जत दी जाएगी और अब लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मरियम ने पूछा था, ये अच्छा है या बुरा? तब राशिद ने कहा था, अमीर लोगों के लिए बुरा हो सकता है, पर हमारे जैसे लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरियम ने तब सोचा था जालिल खान के बारे में। क्या कम्युनिस्ट उसे जेल में डाल देंगे? क्या उसके बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा? राशिद ने खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, क्या ये गरम है? हाँ, अभी तो पकाकर लाई हूँ, मरियम ने कहा था। वहीं पड़ोस में
फरीबा ने जन्म दिया था एक बहुत खूबसूरत लड़की को। फरीबा, जिसके पति एक स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था लायला। लायला, जो बाद में मरियम की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनी थी। जब राशिद ने वो चावल मुंह में डाले तो उसने मरियम की तरफ बहुत गुस्से से देखा। मरियम ने कहा, आज तो मैंने 5 मिनट ज्यादा पकाए थे। राशिद ने वो चावल की प्लेट फेंक कर मारी। पूरे कमरे में चावल बिखर गए। वो उठा और घर से बाहर चला गया। मरियम वो खाना उठा रही थी, चावल के दाने इकट्ठे कर रही थी, तभी राशिद कमरे में वापस आया। उसके हाथ में कुछ पत्थर थे। उसने मरियम का हाथ पकड़ा और वो पत्थर उसके हाथ में थमा दिए। कहा, इन्हें अपने मुंह में डालो। मरियम राशिद की तरफ देख रही थी। उसने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? राशिद ने एक हाथ से उसका मुंह खोला और दूसरे हाथ से वो पत्थर उसके मुंह में भर दिए और कहा, अब इन्हें चबाओ। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो राशिद से माफी मांग रही थी, पर उसने बहुत गुस्से से मरियम की तरफ देखा था। उसने जैसे ही पत्थर चबाए, जोर से आवाज आई थी। राशिद ने कहा, हाँ, अब पता चलेगा तुम्हें कैसे थे तुम्हारे चावल। अब तुम जान जाओगी तुमने क्या दिया है मुझे इस शादी में। बुरे खाने के सिवा कुछ भी नहीं। ये कहकर राशिद वहां से चला गया था। मरियम ने अपने मुंह से वो पत्थर निकाले थे, जिनके साथ खून और 2 टूटे हुए दांत निकल गए थे। मरियम को राशिद लाया था ताकि इन दोनों की कोई औलाद हो सके, पर अब जब औलाद ही नहीं हो पा रही तो मरियम उसके किसी काम की नहीं। कैसी होगी मरियम की आने वाली जिंदगी? कैसे लायला जुड़ेगी मरियम की जिंदगी से, जानेंगे। पर फिलहाल आपको करना होगा इंतजार। अगले हफ्ते करूंगी कहानी को आगे कंटिन्यू। उम्मीद करती हूँ नॉवल की समरी आपको पसंद आ रही होगी। आगे कहानी में बहुत कुछ होने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, आगे आगे आपके लिए जितना कहानी सुनना मुश्किल होगा, उससे कहीं ज्यादा कहानी सुनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसी लग रही है कहानी? कमेंट जरूर कीजिए, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप अपनी पसंद की नॉवल की समरी इस चैनल पर चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। आपने सजेशन दिया है और अभी तक आपकी पसंद की नॉवल नहीं आई तो इंतजार कीजिए, आपकी पसंद की नॉवल की समरी जरूर आएगी इस चैनल पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी नॉवल अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की समरी की कंटिन्यूएशन के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप वेटिंग फॉर मी। बाय बाय।